आज हम बात करने वाले हैं मारी सेल्वराज डायरेक्टेड एंड धनुष स्टारिंग कर्णन की। कर्णन जो है मैंने पिछले हफ्ते ही देख के ख़त्म कर दी थी फिल्म, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी लिख नहीं पाया बिकॉज आई हैवंट बीन एबल टू आर्टिकुलेट माई थाट्स। मुझे एक्चुअली क्या फील हुआ ये फिल्म देखकर, ये मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आया। बट बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है, इस फिल्म के बारे में बात किया जाना ज़रूरी है, तो मैं टू माय बेस्ट एबिलिटी में कोशिश करूँगा कि मुझे क्या फ़ील हुआ इस फिल्म को देखकर ये बताने की, और ऑल्सो मैंने क्या समझा इस फिल्म को, या हाउ आई अंडरस्टूड द फिल्म और व्हाट आई मेड आउट ऑफ इट। तो विदाउट एनी रिस्ट्रेंट्स ऑन स्पॉयलर्स शुरू करते हैं आपके एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्म ही। जब फिल्म शुरू होती है तो उसमें जो पहला गाना है उसकी लाइनें इस तरह है कि नॉट फादर्ड बाय द सन नॉट विटनेस बाय द मून। ये लाइंस एक्चुअली कर्ण के लिए लिखी गई है क्योंकि वो सूर्य का बेटा है, और इस फ्रेम में बहुत ही ब्यूटीफुली एक औरत जो है झूला झूला रही है अपने छोटे बच्चे को, और पीछे फ्रेम में सूरज भी है। लेकिन यही लाइनें जो है पोडियान कुलम जो गांव दिखाया गया है इस फिल्म के अंदर, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी अप्लाइड है, क्योंकि उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्हें ना समाज स्वीकार रहा है, ना सिस्टम उन्हें किसी तरह से मदद कर रही है। तो ये थीम जो है शुरुआत से ही फिल्म के अंदर दिखाई गई है। ऑल्सो यहाँ पर कौरवों की साइड से महाभारत दिखाने की कोशिश की गई है। समहाउ यहाँ पे रहने वाले लोग जो है उन्होंने खुद को देवी देवताओं के राजाओं के नाम दे रखे हैं। जो गांव का मुखिया है उसने खुद को दुर्योधन नाम दे रखा है, दूसरा एक आदमी है उसने अभिमन्यु नाम दे रखा है, हीरो का नाम कर्ण है, हीरोइन का नाम द्रौपदी है। तो समहाउ ये लोग अपने आप के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए खुद को उन्होंने भगवानों के नाम देकर रखे हैं। एंड दिस प्लेस इनटू द मिथिकल एंगल ऑफ द फिल्म, जहाँ पर ये फिल्म अगर कौरवों के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत को देखा जाए तो उनकी कहानी बन जाती है, क्योंकि कर्ण जो था कौरवों की तरफ से लड़ रहा था, और कर्ण की पूरी फिलॉसफी ये है कि ही वॉज अ गिवर। वो दान श्रेष्ठ थे, वो सब कुछ अपना लुटा देते हैं और उन्हें धोखे से मारा जाता है एंड में। लेकिन ये इस कहानी का कर्ण जो है कर्णन, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टेक लगा इस सब्जेक्ट पर, और जस्ट कुछ हमें एक्सपेरिमेंट करना था इसलिए ये किया है, ऐसा नहीं लगता देखते हुए। देयर इज़ अ स्पेसिफिक फार्मूला, देयर इज़ अ थियरी बिहाइंड इट कि ये क्यों किया गया है। सेकेंडली मुझे एक कुछ मेजर थीम्स है इस फिल्म के अंदर। पहली थीम मुझे लगी आइडेंटिटी क्राइसिस की, क्योंकि जो बिहेडेड बुद्धा स्टैचू दिखाया गया है इसके अंदर, जब मनुस्मृति लिखी गई थी तब देश भर के जो बुद्धा टेम्पल्स थे या बुद्धा स्टैचूज थे उनके सर जो थे तोड़े गए थे, ताकि लोगों को ये ना पता चल सके कि गौतम बुद्ध कौन थे। और यहाँ पर वही दिखाई देता है हमें इस फिल्म के अंदर कि इन लोगों को पता नहीं है कि उनका भगवान कौन है। उससे वो पूछ तो रहे हैं उस मूर्ति को, लेकिन उसके पीछे का चेहरा क्या है, उसका काम क्या है, या वो लोग खुद कौन है, उनके हेरिटेज क्या है, उनकी लीनिएज क्या है, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। और वो एक चेहरा ढूंढ रहे हैं अपनी मूवमेंट के लिए, एक रेवोल्यूशन खड़ी करने के लिए, लेकिन ना उनके भगवान के पास एक चेहरा है, ना उनकी मूवमेंट के पास एक चेहरा है। और ये बहुत जल्द बदलता है फिल्म के अंदर, जब यमन का जो कैरेक्टर होता है वो और कर्णन जब साइकिल से आ रहे होते हैं इस सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए, तब उनमें एक बातचीत होती है कि दुर्योधन जो है वो आया नहीं है। दुर्योधन वॉज एक्चुअली बिल्डिंग ए टेम्पल। हम देखते हैं कि वो एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा है मिट्टी से, और मूर्ति पर सर है एक्चुअली। ये बहुत सारे लोगों की नज़रों से ये आई थिंक ये स्लिप आउट हो गया कि दुर्योधन जो है शुरुआत से ही ये मूवमेंट खड़ी करने की कोशिश कर रहा था, वो एक चेहरा देने की कोशिश कर रहा था, वो एक मूर्ति बनाने की कोशिश कर रहा था जिसका धड़ था, वो एक सेपरेट मंदिर बनाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर वो जाए और कुछ अलग कर सके, उनकी जो लाइफ अब तक चल रही है उससे उसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था वो। और कर्णन जो है इवेंचुअली इस रेवोल्यूशन का फेस बनता है। मैंने एटलीस्ट 2 बार ये चीज़ नोटिस की कि फ्रेमिंग इस तरह से की गई है कुछ सीन्स की कि कर्णन जो है वो सर कटी मूर्ति का सर बनकर उभरता है।
मतलब इन अ वे ये सिंबलाइज किया गया है कि वो उस रेवोल्यूशन का फेस बनने वाला है। ये चीज़ जो है फोर शैडो की गई है फिल्म में कई दफ़ा। ऑल्सो फिल्म में कई दफ़ा कर्णन का कैरेक्टर जो है थलपति का टी शर्ट पहना हुआ दिखाई देता है, जिसके हीरो रजनीकांत है, विच इज़ अ सटल नॉट टू द फैक्ट दैट धनुष इज सन इन लॉ ऑफ रजनीकांत। बट ऑल्सो इसका एक और एंगल ये है कि थलपति फिल्म जो है वो एक्चुअली मॉडर्न कर्ण की कहानी है, जिसमें रजनीकांत ने कर्ण का भूमिका अदा की है उन्होंने, एंड धनुष इज ऑल्सो डूइंग द सेम। सो प्रिटी क्लेवर वर्क, और ये टाइम फ्रेम में भी बैठता है कहानी के, क्योंकि ये कहानी जो है 95 में हो रही है और थलपति जो है 91 में रिलीज़ हुई थी। सो इट इज़ टोटली पॉसिबल कि वो ये टी शर्ट पहने हुए है थलपति का। वो सेरेमनी कंप्लीट करता है मछली को काटने वाली। और महाभारत की आख्यायिका ये थी कि जब द्रौपदी का स्वयंवर था तब कर्णन जो है लोअर कास्ट का होने की वजह से उसे वहाँ परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला था, उससे सहभाग नहीं लेने को मिला था उस स्वयंवर में। उसे अर्जुन ने परफॉर्म किया था मछली की आँख में तीर मारकर, और यहाँ पर समहाउ कर्णन को वो मान देने की कोशिश की गई है कि वो मछली काटता है, वो तलवार यील्ड करता है। कहानी कर्णन को वो सब कुछ देने की कोशिश करती है जो महाभारत दे नहीं पाई थी। यहाँ पर तलवार जो है एक सिंबल ऑफ पावर है। मतलब एक्चुअली तलवार पावर नहीं है, तलवार उठाने से कुछ नहीं होता एक्चुअली, बट ये एक पावर का सिंबॉलिज्म है। और जिस वक्त से कर्णन ये तलवार उठाता है या ये सेरेमनी कंप्लीट करता है, एक तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है पुड़ियंकुलम के निवासियों में, और वो उनका स्वाभिमान जाग जाता है और वो सेलिब्रेट करने लगते हैं। पुड़ियंकुलम नाम की एक विलेज में ये लोग रहते हैं जहाँ पर एक बस स्टैंड नहीं है, बस स्टॉप नहीं है, और कोई बस उनके नाके पर नहीं रुकती है। उन्हें मेलूर नाम का एक गांव है, वहाँ पर जाकर बसेस पकड़नी पड़ती है। और वहाँ पे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग रहते हैं वो भी ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये लोग बस में ना चढ़े, और एज अ रिज़ल्ट इन लोगों को अपने गांव में ही फंस कर रहना पड़ता है। इन्हें कहीं बाहर जाने का, पढ़ने का, जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें नहीं मिलती है, और इस तरह से इन्हें ऑप्रेस कर दिया गया है कि ये लोग अपने ही गांव में फंसे हुए हैं। और ये उसमें से बाहर निकलने की, लिबरेशन की, इक्वल राइट्स पाने की जद्दोजहद है, एक स्ट्रगल है, उसकी कहानी है कर्णन। और ये एक्चुअली अकेले कर्णन की कहानी नहीं है, ये एक पूरी कम्युनिटी की कहानी है। इट इज़ अ फाइट ऑफ द होल कम्युनिटी, इट्स अ फाइट फॉर डिग्निटी, इट्स अ फाइट फॉर इक्वल राइट्स। और इसी वजह से ये महाभारत का बैकग्राउंड जो है यहाँ पर वर्क करता है। ये बस एक गिमिक के तौर पर नहीं लिया गया है, ये एक पूरी कम्युनिटी की कहानी है, इसलिए इसे एक युद्ध की तरह, महाभारत की तरह ट्रीट किया गया है। बहुत ही शुरुआत में हमें ये देखने को मिलता है कि जो पेरुमल नाम का एक लड़का है गांव में, वो एक घोड़ा लेकर आता है, और कर्णन और यमन जो है उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या करेगा तू, एंड द बॉय सेज कि मैं इसको बढ़ाऊंगा। और उस वक्त उसे घोड़े की ताकत का अंदाज़ा नहीं होता है कि वो पूरी फिल्म में जो है उस घोड़े को गधे की तरह ही हाथ में लेकर चल रहा है। ही द बॉय नेवर राइड्स द हॉर्स, क्योंकि उसे उसकी पावर का अंदाज़ा ही नहीं है। एंड फिल्म में एक गधा भी है जो एम्बॉडीमेंट है पुड़ियंकुलम के लोगों का। मतलब पुड़ियंकुलम के लोग जो है वो गधा है, क्योंकि गधे के पैर जो है बांधे हुए हैं और वो कहीं भाग नहीं सकता क्योंकि उसके पैर बांधे हुए हैं। यार कर्णन एक दफ़ा कहता है कि मैं उसके पैर खोल दूँ क्या, तो यमन उसे कहता है कि तुम इसे नहीं खोल सकते, जो इसका मालिक है वो ही इसके पैर खोल सकता है। और समहाउ ये पैरेलल है गांव के लोगों का और गधे का। फिर वो इंसिडेंट होता है जहाँ पर एक बस स्टॉप पर एक लड़की और उसका पिता उसे कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जा रहे होते हैं, और वहाँ के लोग जो होते हैं वो जानबूझ के उन्हें परेशान करते हैं, एंड दे इंस्टिगेट अ फाइट। और उसके बाद कर्णन को पंचायत का सामना करना पड़ता है, और वहाँ पर सारे लोग जो है मोस्टली उसका विरोध करते हैं कि कर्णन की वजह से दो गाँवों में दुश्मनी हो रही है।
बट जो दुर्योधन है, गांव का मुखिया जो है, वो समहाउ ही टेक्स अ लाइकिंग टू कर्णन एंड हिज फिलॉसफी, और वो ये कहता है कि कर्णन ने जो किया वो अच्छा ही किया, वो गांव के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा था, एंड ही सॉर्ट ऑफ गिव्स हिज ब्लेसिंग्स टू कर्णन। और यहाँ पे वो चीज़ रीइटरेट होती है जो मैंने शुरुआत में कही थी कि दुर्योधन जो है एक चेहरा ढूंढ रहा था, एंड समहाउ उसे वो चेहरा कर्णन के तौर पर मिलता है। कई सारी स्टोरीज जो है पैरेलली चल रही होती है इसके अंदर। पहली जो है जो ईगल वाला इंसिडेंट होता है, जिसमें वो ईगल जो है चिकन्स को लेकर उड़ जाता है और उसके सामने भीख मांगती है वो औरत, जो कि उनका एक रिचुअल होता है, और इसके साथ ही वो फिश कटिंग वाली सेरेमनी हो रही होती है। और जैसे जैसे उस पर्वत पर कर्णन चढ़ रहा होता है, वो बूढ़िया औरत जो होती है वो ईगल को चैलेंज करके कहती है कि आज तूने मेरे चिकन को उठा कर ले गया है, लेकिन कल कोई आएगा जो तेरे पंख भी छाटेगा, वो मेरा बदला लेगा। और ये उन दमनकारी संस्थाओं को एक तरह का चैलेंज था कि आप कब तक हमें दबा के रखोगे, कि किसी ना किसी दिन एक ऐसा चेहरा आएगा जो तुम्हें ख़त्म करेगा। तो आगे एक और पैरेलल स्टोरी इस फिल्म में वो चल रही होती है कि जब पुलिस भर्ती के लिए कर्णन शहर जा रहा होता है, ऑब्वियसली वहाँ भी उसे बस पकड़ने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक ट्रक में बैठकर हो जाता है, और वहाँ पर वो जब पुलिस भर्ती में वो दौड़ रहा होता है, बहुत धूप होती है कड़ी, और वो गर्म मिट्टी के ऊपर वो दौड़ रहा है, और इधर गांव में उसकी बहन जो है वो कुछ भट्टी चलाती है वो, और वो उस भट्टी के ऊपर खड़ी है। और इतने ब्यूटीफुल पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं डायरेक्टर ने यहाँ पर, मारी सेल्वराज ने, कि वो वहाँ पर गर्मी में दौड़ रहा है और यहाँ उसकी बहन 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए वो इस फर्नेस पर खड़ी हुई है। अगेन और एक पैरेलल सामने आता है जब प्रेग्नेंट औरत जो है बस पकड़ने के लिए उस बस स्टॉप पर गई हुई होती है, और कोई बस नहीं रुक रही है वहाँ पर, और कर्णन जो है कबड्डी खेल नहीं रहा होता है, तो उसकी टीम भी जो है वहाँ पर कबड्डी खेलने का सीन हो रहा है, तो वो उसकी टीम भी वहाँ पर हार रही है। और जब कर्णन डिसाइड्स कि उसे खेलना है और वो टी शर्ट पहनकर जब मैदान में आ जाता है, तो सडनली उसकी टीम जीतना शुरू कर देती है। तब तक उसकी टीम भी हार रही है, और वो प्रेग्नेंट लेडी जो है वो भी हार रही है, क्योंकि उसके सामने कोई बस रुक नहीं रही है वहाँ पर। और कर्णन एक फेस बनकर आता है इस मूवमेंट का, कि वो आएगा और सब ठीक कर देगा। तो ये वाला जो है मुझे बहुत अच्छा लगा ये पैरेलल। एक और है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जब ये लोग बस में चढ़ते हैं, और वहाँ पर भी जो बस का कंडक्टर होता है उसे जब ये लोग बोलते हैं कि पुडियांकुलम में हमें उतरना है, वो कहता है कि ये क्या है, इट्स अ वेस्ट लैंड, और वो वहाँ पे रुकने से मना करता है। और यहाँ पर भी कर्णन का फ्रस्ट्रेशन जो है दिखाई देता है, एंड ही सेज के दे डिराइव प्लेजर इन आर ह्यूमिलिएशन एंड मिजरी, कि उन्हें हमारी बेइज्जती करने में, हमारा मजाक उड़ाने में ही उन्हें मज़ा आता है। और शुरुआत के काफ़ी पार्ट में यमन जो कैरेक्टर था, ही वॉज ऑलवेज द वॉइस ऑफ अ रीज़न। वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था थ्रू आउट, क्योंकि वो काफ़ी उम्र दराज इंसान था और उसने बहुत कुछ देखा हुआ था अपनी लाइफ में, तो वो समहाउ ये सब अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, और मैं उसकी साइड पर था। कर्णन मुझे हमेशा बहुत ही शॉर्ट साइटेड लगा। हमेशा मुझे ऐसा लगा कि यार ये बहुत इमेच्योर बंदा है, और ये जो करेगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हो गए। लाइक आई कूडेंट एन्जॉय हिज एक्ट्स ऑफ रिबेलियन, और ये मेरे साथ हमेशा होता हुआ है। लाइक सैराट में भी जब लव स्टोरी चल रही थी, आई कुड नेवर एन्जॉय इट, क्योंकि मुझे कॉन्स्टेंटली वो डर लग रहा था कि इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला था। एंड इट प्लेस इनटू द फिलॉसफी ऑफ द फिल्म, क्योंकि यमन जो है ओल्ड स्कूल टाइप का इंसान है, जो जिस तरह के थॉट प्रोसेस मेरी है वो कहीं ना कहीं यमन की थॉट प्रोसेस से मिलती जुलती है, कि वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। और कर्णन इसके कम्प्लीटली ऑपोजिट था। कर्णन का ये मानना था कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं, फाइट बैक करेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ें कभी नहीं बदलने वाली। और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है, तो हम लोग ये समझने लगते हैं कि यार कर्णन हमेशा से सही था एक्चुअली, और इसका यही इलाज है, वरना ये चीज़ें कभी चेंज नहीं होगी। तो
तो वहाँ पर जो है वो बस से कूद जाता है और बेचारे गांव वाले जो है खुद ही पेंट करके एक बस स्टॉप का साइन बना कर लाते हैं, पोडियांकुलम बस स्टैंड करके एक साइन बना कर लाते हैं, वो लगाते हैं और बसेस फिर भी वहाँ पर नहीं रुकती है। और जो नेबरिंग गांव का जो मुखिया होता है वो पुलिस वालों को कह कर वो बोर्ड भी जो है वो गिरवा देता है। एंड मतलब कितना प्रॉब्लम है लोगों को। उन्हें ऐसा चाहिए कि अगर कोई समाज शोषित है, अंडर डेवलप्ड है, तो वो उसे उसी तरह से रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक स्टेटस को जो है मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब है वो गरीब ही रहना चाहिए, जो पावरलेस है वो पावरलेस ही रहना चाहिए। उनकी फ़िलॉसफी ये है कि किसी को पावर नहीं देनी है, पावर हमेशा अपने पास रहनी चाहिए। तो फिल्म का जो इंटरवल पॉइंट है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है वो, जहाँ पर ये प्रेग्नेंट लेडी और उसका हस्बैंड, उसका बेटा जो है बस स्टैंड पर रुके हुए हैं और ये कबड्डी हार कर कर्नन और उसकी टीम भी जो है वहाँ पर आ रही है नाके पर। वो गधा भी जो है जिसके पैर बांधे हुए वो भी वहीं पर है और कर्नन डिसाइड्स के वो जाकर उसके पैर खोलने की शुरुआत करता है। जो रस्सी उसके पैरों में बांधी हुई होती है वो पत्थरों से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि इस सीन के पहले यमन और उसमें बहुत बड़ी आर्गुमेंट होती है और कर्नन ये कहता है कि नो मैटर विच पाथ वी टेक दे स्टैंड इन आवर वे, दे आर प्लॉटिंग एंड क्लिपिंग आवर विंग्स, यू वांट मी टू से नथिंग। तो कर्नन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यार हम जो भी रास्ता ले ये लोग हमारे पंख काटने के लिए ही आए हुए हैं और तुमने जो है पूरी ज़िंदगी यहाँ पर निकाल दी इस तरह से और हमारी ज़िंदगी अब बस शुरू हुई है अभी और हम लोग ये नहीं सहन करने वाले पूरी लाइफ। और वो जाकर उस गधे को जो है सबसे पहले उसे वो फ्री कर देता है और तब तक यमन जो है इस प्रेग्नेंट लेडी के पास आता है और वो कहता है कि यार ये बस वाले कभी नहीं रुकते, शायद इस पर पत्थर मारना चाहिए बस के ऊपर। और वो बच्चा जो होता है साथ में उस लेडी का वो लिटरली ले लेता है उस चीज़ को और वो बस के ऊपर एक पत्थर उछाल देता है और जो कंडक्टर है और ड्राइवर है वो उतर कर आ जाते हैं और इन लोगों को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। एंड कर्नन स्टिल नॉट लुकिंग अवे और वो पूरी तरह से कमिटेड है उस गधे को फ्री करने की प्रोसेस में और वो उसे खोलता है और खोलते ही गधा जो है इतना मजेस्टिक तरीके से भागता है, ऑलमोस्ट लाइक अ हॉर्स। लाइक यहाँ पर हॉर्स और डोंकी में जो है पैरेलल्स दिखाए गए हैं कि गधा जो है जब उसके बंधन खोल लिए जाते हैं तब वो बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ता है और घोड़ा जो है उसकी पावर का जो वो बच्चा होता है पेरुमल उसे अंदाज़ा ही नहीं होता, तो वो उसे गलत तरीके से यूज़ करता है, तो वो उसे गधे की तरह ही खींच रहा होता है, जबकि घोड़ा जो है बहुत तेज़ी से भाग सकता है। तलवार के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि तलवार लिटरली लोगों को मारने के लिए, जंग जीतने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और कहीं शुरुआत में कर्नन की माँ जो है वो कहती है कि यार इससे तुम सब्ज़ी काटो, कांदा काटो, इस तरह की चीज़ें कहते हैं। तो पावर का सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है, पावर को इस्तेमाल कैसे करना है ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है। और जैसे ही उस गधे को फ्री करता है कर्नन, सामने पड़ी हुई लकड़ी उठाता है एंड जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है यहाँ पर या जिस तरह से फ्रेमिंग की गई है, स्लो मोशन में ये शॉट्स लिए गए हैं, कर्नन उठ कर जाता है और वो उन लोगों को नहीं मारता, वो जाकर पहले बस का कांच फोड़ता है और धीरे से उसकी बहन जो है, जो शुरुआत में हम देखते हैं कि वो मर गई होती है, वो देवी का जो चेहरा होता है वो लेकर उस पर्वत से जागरूक होती है, वो अपना सर ऊपर उठाती है और फिल्म ये कहने की कोशिश करती है कि जो लड़कियां मर जाती है बचपन में ही वो देवी उनका चेहरा बनकर सामने आती है। और फिर गांव वाले जो है उस बस को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं एंड देयर्स डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। और उस प्रेग्नेंट लेडी का लड़का जो है वो बेचारा वो हंस रहा है, वो देखकर खुश हो रहा है कि यार कोई तो मेरे हक के लिए लड़ रहा है, मेरी माँ के लिए लड़ रहा है। एंड मैं इस मोमेंट को नहीं एंजॉय कर पाया। ये एक अपलिफ्टिंग मोमेंट था, ये एक रिबेलिंग मोमेंट था, लेकिन मैं समहाउ इसको नहीं एंजॉय कर पाया क्योंकि आई न्यू कि अब इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। जब कर्नन बस में ये सब तोड़ फोड़ कर वो कर रहा होता है ये तोड़ फोड़,
तब ये लड़की जो होती है उसकी बहन और वो गधा जो एक पर्वत से ये सब देख रहे होते हैं यार, दैट्स सच अ ब्रिलियंटली शॉट सीन कि वो वहाँ पर पर्वत पर खड़े वो देख रहे हैं। और कर्णन जो है बस से बाहर उतरता है और वो रॉड लेकर वो धीरे धीरे चलते हुए जो वो मूर्तियाँ है उस देवी की या जो मंदिर होते हैं वहाँ पर जाकर वो खड़ा होता है और उस मंदिर की दीवार पर वो हाथ रखता है एंड ही लुक्स डाउन एंड देयर इज़ अ लुक ऑफ कंसर्न ऑन हिज फेस, लाइक ही अंडरस्टैंड्स उसने क्या किया है उस मोमेंट के अंदर। एंड वो इतना सीरियस मोमेंट था। कट टू अ वाइड शॉट इस लड़की की उसकी बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ हम सामने रास्ता देख पाते हैं, वो देख रही है वो सब कुछ वाइड शॉट में। और एक बस आकर रुकती है और वो प्रेग्नेंट लेडी बैठकर उसमें चली जाती है हॉस्पिटल को। इन वे इट शोज़ के इट वर्कड, इनका जो तरीका था उसने काम किया वहाँ पर। और एक ओवरहेड शॉट है धनुष का जहाँ पर वो उस देवी के मंदिर के यहाँ पर नज़दीक खड़े हैं वो रॉड लेकर, एंड वो आसमान में उड़ रहे ईगल को दिखाया है एंड इट कट्स टू इंटरमिशन। उसके बाद गांव में जो है बड़ी पंचायत बिठाई जाती है एंड सब लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं कि यार तुमने क्या कर दिया है जाकर। एंड कर्णन जो है पूरी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है उस इंसिडेंट की। वो कहता है कि यार जो होगा मैं देख लूँगा, क्योंकि हम इस तरह से नहीं जी सकते। हम जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और दुर्योधन जो है जो उनका लीडर है उसे बात समझ में आती है और वो ये कहता है कि यार हम लोगों की ज़िंदगियाँ तो इसी तरह निकल गई, दबे कुचली हुई ज़िंदगी जीते हुए, लेकिन ये लड़के जो है इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डिज़र्व करते हैं इस गंदगी से बाहर निकलना, पढ़ना लिखना, जॉब करना। हम शायद यही मर जाएंगे लेकिन हमें इन्हें बाहर निकलने देना चाहिए। एंड द होल विलेज काइंड ऑफ अग्रीज के ठीक है जो होगा वो देख लेंगे। इसके पहले की सीन में क्या होता है कि यमन की जो घड़ी होती है, आई थिंक वो अकेला ही ऐसा इंसान है पूरे गांव में जो घड़ी पहनता है, और उस बस का जो इंसिडेंट होता है तब मारपीट के दरमियान उसकी घड़ी टूट जाती है। एंड दैट वाज काइंड ऑफ अ सिम्बलिज्म के यार तुम लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका है, तुम लोग की जो फिलॉसफी थी वो अब ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब नए तरीके से जीना सीखना पड़ेगा तुम्हें। जो बागडोर है वो जवान लड़कों के हाथ में देनी पड़ेगी और कर्णन के तरीके से अब तुम्हें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्लियरली तुम जिस तरीके से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम ही साबित हो रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं सिंबॉलिज्म था इस सीन के थ्रू। ऑल्सो फिल्म के अंदर वो एक पेंटिंग दिखाई जाती है, वॉल पेंटिंग, जिसमें वो कहते हैं कि उनकी लीडर की होती है, वो उसका धड़ जो है वो ड्रॉ नहीं किया हुआ होता है क्योंकि वो उस कबड्डी मैच के लिए चले जाते हैं और वो ड्राइंग जो है इनकम्प्लीट रह जाती है। और पुलिस वाले जब आते हैं उनके गांव में तो उन्हें लगता है कि यार ये अजीब ही लोग हैं, ये किसी भी चीज़ का जो है ड्रॉ करने लग जाते हैं। और पुलिस वाले जब आते हैं वो कहते हैं कि देखो यार किस तरह के अजीब लोग हैं कि बिना सर वाली मूर्ति को पूजते हैं, बिना सर वाली पेंटिंग बना रहे हैं। और कन्ना बीरन जो PSI या ECP वॉट एवर होते हैं उस गांव के अंदर आते हैं। कन्ना बीरन बाय द वे मीन्स कृष्णा, मतलब वो पांडवों की साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो जब गांव में आते हैं तब उसे गांव वालों के तरीके बहुत एरोगेंट मालूम होते हैं, क्योंकि जब वो उन्हें उनके नाम पूछता है तो ये लोग कहते हैं कि कोई दुर्योधन है, कोई अभिमन्यु है। और ये चीज़ उसे खटकने लगती है कि वहाँ के एक मुखिया ने सर पे पगड़ी पहनी हुई है एंड वो कहता है कि इसे पगड़ी उतारने को बोलो। और दुर्योधन से कि वो गांव का मुखिया है, उसे हर टाइम पगड़ी पहने रहनी पड़ती है। और वहाँ पे जो बस का मालिक होता है वो केस विड्रॉ कर लेता है कि मुझे कोई केस नहीं करना है इनके ऊपर, क्योंकि सारी विलेज जो है एक हो जाती है। बट कन्ना बीरन का जो है दिल नहीं भरा। वो कहता है कि इन लोगों को स्टेटमेंट लिखने के लिए बस पुलिस स्टेशन में ले आते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं गांव के वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाके स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि ये सारे यंग लड़के हैं, हम लोग ये नहीं चाहते कि इनके ऊपर पुलिस केस हो, क्योंकि उन्हें फिर बाद में जॉब नहीं मिलेगी। और वो लोग जो है काफ़ी देर तक
उन्हें पुलिस स्टेशन में बिठाया जाता है और जानबूझकर कन्नाभीरन जो है कहीं पर फिशिंग करने बैठ जाता है, जहाँ पर वो जानबूझ के टाइम वेस्ट कर रहा है। पुलिस स्टेशन में आने के बाद भी जब ये लोग कहते हैं कि हम हमारे पैसे से चाय पीना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो 4-5 चाय पी ली अभी तक, लेकिन हमें एक ग्लास पानी भी ऑफ़र नहीं किया। एंड कन्नाभीरन कम्स एंड सेज के यार अगर बेंच नहीं है तो तुम लोग बैठोगे नहीं क्या, या तुम लोग का तेरा नाम दुर्योधन कैसे हो सकता है, या तुझे सर पे टर्बन पहननी है। या दूसरा एक बूढ़ा होता है जिसकी कंधे पर शॉल होती है, वो उसे कहता है कि यार तू शॉल पहनेगा, शॉल के बिना कहीं बाहर ही नहीं निकलेगा। एंड वो इतनी बुरी तरह से इन लोगों की पिटाई करता है, इट ब्रोक माई हार्ट। आई क्राइड ड्यूरिंग दिस सीन एज वेल। और इतना लंबा चलता है ये सीन, इतनी बुरी तरह से ये पिटाई दिखाई गई है इसके अंदर कि वहाँ पर जो एक पुलिस वाला होता है वो डर के मारे वो टॉयलेट में जाकर कान बंद करके बैठ जाता है। इट वॉज सो ब्रूटल दैट बीटिंग। और ये सीन इसकी इंटेंसिटी सीन के लेंथ से आती है कि ये सीन कितना लंबा चलता है। एंड मारी सेल्वराज अंडरस्टैंड्स द लेंथ ऑफ द सीन्स वेरी वेल। लाइक उसने 2 बार ये चीज़ की है, एक पहली बार जब ये पुलिस स्टेशन में जब बीटिंग होती है, और दूसरी बार जब गांव के अंदर पुलिस जाती है, तब जो दोनों सीन्स जो है बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए चलते हैं एंड दे मेक यू अनकंफर्टेबल। यहाँ पर इस फिल्म में इस सीन के दौरान एक बटरफ्लाई दिखाई गई है जो ये सब देख रही है। धीरे धीरे द बटरफ्लाई कोलैप्सेस। और इसका भी एक आई डोंट नो बटरफ्लाई क्यों दिखाई गई है यहाँ पर, लेकिन जब फिल्म शुरू होती है, जब वो 1997 लिख कर आता है सबटाइटल्स में, और वहाँ पर टाइम पीरियड को चेंज करने के लिए मारी सेल्वराज ने ये लाइन ऐड की है कि वो पीरियड जब लोगों ने अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश की, एंड दैट कोट वाज बाय अ बटरफ्लाई द विटनेस। तो ये वही बटरफ्लाई थी। तो इसी का रेफरेंस देकर सामने नाम जो है चेंज किया है। इसके बाद कर्नन एंड कंपनी को ये पता चलता है कि किस तरह से उनकी पिटाई की गई है उनके गांव वालों की, और वो लोग अंदर जाकर पूरा तहस नहस कर देते हैं पुलिस स्टेशन। और इसमें एक सीन के दौरान क्या होता है, बाबा साहब अम्बेडकर की एक पेंटिंग लगी हुई है, फ़ोटो लगी हुई है पुलिस स्टेशन के अंदर, और ये मारते मारते वो फ्रेम जो है वो टिल्ट हो जाती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेम लगी मुझे ये। अगले सीन में जो है केबिन के अंदर जाता है कर्नन, और वहाँ पर अशोक स्तंभ रखा हुआ है, और कर्नन जो है सब कुछ तोड़ फोड़ रहा है वहाँ का। एक्चुअली अशोक स्तंभ को तोड़ते हुए नहीं दिखाया गया क्योंकि बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता, लेकिन नेक्स्ट फ्रेम अगर आप देखो तो वहाँ पर अशोक स्तंभ नहीं रखा हुआ है उस टेबल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म जो है वो एस्टैब्लिश्ड जो नॉर्म्स है उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है कि दिस इज़ नॉट हेल्पिंग अस। जो आपकी सरकार है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें नहीं मदद कर पा रहा है। तो कर्नन जो है गुस्से में आई थिंक वो अशोक स्तंभ जो है वो तोड़ देता है। उसके बाद जब सब लोग इन्हें लेकर गांव में आ जाते हैं वो, और दुर्योधन जो है उसका हौसला पूरी तरह से टूट गया है। वो उस तलवार से ही आत्महत्या करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं माधुस्वामी का बच्चा हूँ और मेरा नाम दुर्योधन रखा है, इसलिए उस पुलिस वाले ने मुझे मारा। हम लोग उसके सामने खड़े रहे जाकर, इसलिए उसने मुझे मारा, और मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। और कर्नन जो है ही इज़ हैड इनफ बाय दिस टाइम। वो कहता है कि यार हमसे हमारी डिग्निटी छीन ली गई है और हम कब तक सहन करेंगे। जेनरेशन्स आफ्टर जेनरेशन्स सफ़र हो रही है और हमें इसलिए झुकाया जा रहा है क्योंकि हम हमारा सर ऊंचा कर कर वहाँ पर खड़े थे। एंड कर्नन सेज कि अब हम नहीं झुकेंगे इसके बाद। अब आर्या पार की लड़ाई होगी, पुलिस आए, मिलिट्री आए, हम लोग लड़ेंगे इसके बाद, और जिसे उसे ज्वाइन करना हो वो करे और जिसे चले जाना हो वो चले जाए। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहेगा। एंड द होल विलेज जॉइन्स हिम। और दुर्योधन का एक वाइड शॉट है यहाँ पर जहाँ पर हम उसे स्माइल करते हुए देखते हैं। एंड ही नोस कि इस रेवोल्यूशन को एक चेहरा मिल गया है कर्नन की शक्ल में। और उसके बाद
एक गाना होता है जिसमें पूरे गांव के लोग जो है तैयारी कर रहे हैं युद्ध की, लिटरली युद्ध की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और पूरी रात में वो लोग जो है सब कुछ सेटअप लगा देते हैं, ट्रैप्स वगैरह लगाते हैं, हथियार बना लेते हैं, पत्थर जमा करके रखते हैं, झाड़ी से पूरा पेरीमीटर जो है सिक्योर कर लेते हैं। और सुबह एक पोस्टमैन आता है और वो चिट्ठी देता है आकर कि कर्नन का सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया है, जिसकी भर्ती के लिए वो गया था वहाँ पर। और कर्नन को भेजा जाता है ज़बरदस्ती कि तुम यहाँ से चले जाओ। काफ़ी समय बाद एक मौका आया है हमारे गांव के एक लड़के के पास कि इस दलदल से बाहर निकले। और कर्नन की बिल्कुल इच्छा नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा के विपरीत उसे भेजा जाता है। और इधर गांव में पुलिस घुस जाती है और बुरी तरह से मारपीट करना शुरू करती है गांव वाले लोगों को। जो मिल रहा है, औरत, बच्चे, बूढ़े, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है इस गांव के अंदर। और इतना भयानक तरीके से ये दिखाया गया है कि जस्ट 1 मिनट के लिए अपने आप को वहाँ पर रख कर इमेजिन करो कि किस तरह से, कितना डिमोरलाइजिंग फील हुआ होगा जब ये सब हो रहा हो कि जो लोग सपोजिटली आपकी रक्षा के लिए है वही लोग बुरी तरह से मार पीट कर रहे हैं आपके साथ। एंड फॉर नो सीमिंग रीज़न, आपने कुछ गलत नहीं किया है एंड स्टिल इस तरह से मारा जा रहा है। और वो मेरे आंखें पूरी भर गई थी उस वक्त। एंड आई couldn't cry. I was crying inside, I know, but वो बाहर नहीं निकले आंसू। आई फेल्ट सो हेल्पलेस इन दैट मोमेंट कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक दैट वॉज द इमोशन दैट मारी सेल्वराज ट्राइड टू कन्वे कि क्या होता होगा जब व्हेन द सिस्टम टर्न्स ऑन यू, जब आपको इस तरह से ऑपरेस करने की कोशिश की जाती है कि जो सिस्टम है वही आप पर टूट के गिर रहा है और सब बच्चे, बूढ़े, सभी को मारा जा रहा है। यहाँ पर भी एक पैरेलल स्टोरी दिखाई जाती है कि जो ये मारपीट हो रही है उसके बीच वो प्रेग्नेंट लेडी जो है वो डिलीवरी दे रही है। और शुरुआत में ये अनक्लियर होता है कि क्या पर्पस है इन शॉट्स का। और यमन धीरे धीरे जब वो देखने लगता है कि उस औरत की डिलीवरी हो रही है एंड ही डिसाइड्स कि उसे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी इन लोगों को बचाने के लिए। इन दैट मोमेंट उसे वो याद आता है कि उसकी घड़ी टूट गई थी एंड ही देन अंडरस्टैंड्स कि उसका टाइम हो गया है, ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ। और इन लोगों को, आने वाली नस्लों को, जो ये बच्चा या औरत जनने वाली है, उन्हें इस तरह से नहीं जीने देना है। इसलिए वो ही डिसाइड्स टू गिव हिज लाइफ फॉर दिस मूवमेंट। और वो औरत जो है वो विद्रोह को जन्म दे रही थी, वो एक नई जनरेशन को जन्म दे रही थी जो ये नई सहन करेगी इसके बाद। और पुलिस जो है उनके डॉक्यूमेंट्स फाड़ रही है। लाइक कंप्लीटली एक अननेसेसरी एक्ट थी जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी। वो इस सीन के दरमियान दिखाई गई है कि पुलिस कर्नन के घर में घुसती है और वहाँ पर जो एक कबर्ड होता है उसके अंदर से उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के वो फाड़ देते हैं, सो दैट ये लोग कभी कुछ बन ना पाए अपनी लाइफ में। जो जितनी मुश्किल से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पास की होगी या कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, रहीवासी होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, उसे वो लोग फाड़ देते हैं सो दैट ये लोग कहीं ना निकल पाए। और ये इसी तरह से ये एक ऑपरेशन जो है इस तरह से काम करता है कि जो दबा हुआ है उसे दबा के ही रखो हमेशा के लिए। और कर्नन जो है वो कहीं दूर उसका बाप उसे लेके जा रहा है। और वो जो पेरूमल जो बच्चा होता है वो देखता है जो यमन मरने के बाद, एंड ही इज़ डिस्ट्रॉयड, ही इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। वो मिट्टी पर अपना हाथ मार रहा है बिकॉज ही फील्स कम्प्लीटली हेल्पलेस। और उसका घोड़ा जो है उस वक्त वहाँ से सामने से पास होता है एंड इन दैट मोमेंट
ही रियलाइजेस कि इस घोड़े का असली इस्तेमाल क्या है, कि इसकी पावर क्या है या इस पावर को कैसे इस्तेमाल करना है। ही रियलाइजेस दैट एंड वो उस घोड़े पे कूद पड़ता है एंड पहली बार वो गिर जाता है बिकॉज उसने नहीं इस्तेमाल किया है घोड़े को कभी, उसने घोड़े को राइड ही नहीं किया है, उसे वो आज तक घोड़े की तरह, खेचर की तरह खींच के ही चल रहा था। लेकिन आज जो है उस घोड़े का असली इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था एंड ही सिट्स ऑन दैट हॉर्स एंड दैट बॉय जस्ट रन्स। और वो घोड़ा चलाते हुए वो इतना दूर निकल जाता है और वो अपना पूरी जान लगाकर वो आवाज़ दे रहा है कि कर्नन भैया, वो चिल्लाता है उसके नाम से और कर्नन रुक जाता है। वो घोड़े पे से गिरता है वो बच्चा और वो कर्नन को कहता है कि यमन दादाजी को जो है वो पुलिस वालों ने जला दिया, उनको मार दिया। और उसका फादर जो अब तक उसे कह रहा था कि तुम बेटा तू यहाँ से चला जा, तू अकेला तो कम से कम यहाँ से निकल जा। और उस मोमेंट में उसके पिता को पता होता है कि देयर इज़ नो गोइंग बैक नाउ, और यही हमारा मसीहा है, यही हमें बचा सकता है। और वो तलवार जो है उस मयान से निकालता है और कर्नन के हाथ में देकर, एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है कि उसका पिता हाथ जोड़ता है कर्नन के सामने और कर्नन वो तलवार हाथ में लेता है और उस वक्त उसकी बहन जो होती है वो पानी की तालाब से जो है अपना सर बाहर निकालती है एंड शी नोज दैट दिस इज़ द मोमेंट। और कर्नन उस घोड़े पे बैठता है और ब्रिलियंटली हीरोइक शॉट लिया है वो, ट्रैकिंग शॉट्स जो लिए हैं घोड़े पर चलते हुए, कि कर्नन बिल्कुल एक हीरो की तरह, एक सेवियर की तरह वहाँ पर जाता है और उस गांव में जाकर वो रुकता है। एंड पुलिस वाले सब लोग देख रहे हैं कि ये आया है और सारी औरतें जो है वहाँ पर उसके पास जाकर रोने लगती है कि देखो ये क्या हो गया, इन्होंने पूरा गांव बर्बाद कर दिया, यमन दादाजी तो जो थे उसे उन्होंने मार दिया। एंड उसके बाद कर्नन जस्ट अनलीशेस हेल ऑन एवरीवन, वो तलवार से हर किसी को काटता है और कन्ना बीरन को जो है वो तलवार की नोक पर पकड़ के अंदर ले जाता है और वो कहता है कि कलेक्टर, आईपीएस, सबको, एमएलए वगैरह सब लोगों को यहाँ पर बुला के ले आओ। एंड ही ट्राइज टू नेगोशिएट कि कुछ इससे सोल्यूशन निकले। और अंदर जब जाते हैं वो दोनों मंदिर के अंदर, तब वहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन होती है कन्ना बीरन और कर्नन के बीच में, जहाँ पे कर्नन रोते हुए ये कहता है कि मैं हमारी ज़रूरतें, उनसे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी लाचारी क्या है उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हम तुम्हारे सामने किस तरह से खड़े हो रहे हैं, हमने पगड़ी पहनी है या नहीं, हमारा नाम क्या है, इस चीज़ से तुम्हें फ़र्क पड़ता है। एंड कर्नन जस्ट लूजेस हिज शिट एंड ही इज़ जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन बीटिंग द पुलिसमैन। और पुलिस वाला जो है फिर भी इतना एरोगेंट है, वो कहता है कि यार तू तलवार नीचे फेंक दे, मेरे पैर पड़, मुझसे माफ़ी मांग और शायद तब सब ठीक हो जाएगा। एंड कर्नन इज़ नॉट बाइंग इट एट ऑल, और वो कहता है कि ये मत कह तू। और पुलिस वाला कहता है कि आज तेरा पूरा कबीला जो है आज ख़त्म हो जाएगा। एंड कर्नन इन अ फिट ऑफ एंगर वो धड़ अलग कर देता है कन्ना बीरन का उस तलवार से। अगेन जो सर छाटने वाली फ़िलॉसफी जो है अगेन यहाँ पर फिर से एक बार दिखाई देती है। और उसके बाद पुलिस वाले ऑब्वियसली कर्नन को अरेस्ट कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग में जो पहला गाना आता है वो एक्चुअली इस क्लाइमैक्स के बाद में हुई घटनाओं के बारे में होता है कि कैसे वो एक आइडल बनकर उभरता है गांव के लोगों के लिए, उस मूवमेंट का चेहरा बनता है वो। एंड वी कट टू 10 years लेटर, टाइटल कार्ड आता है और पुडियांकुलम का बस स्टॉप जो है ऐड किया गया है बस स्टैंड पर। और कर्नन जो है अपनी सज़ा भुगत कर गाँव वापस लौट रहा है और उसकी बहन का लेटर वो पढ़ रहा होता है। एंड शी टेल्स हिम के कैसे उसके बाद कुछ एनजीओ वाले लोग आए गाँव के अंदर जिन्होंने पक्की सड़कें बनवाई, अब बस भी यहाँ पर रुकने लगी है, यहाँ के बच्चे भी जो है बाहर जाकर पढ़ने लगे हैं और सब कुछ अच्छा हुआ है, लाइक द आर विलेज ट्रायम्फ्ड। और बहुत सारे लोग जो थे जिन्होंने पुलिस की मार खाई थी उस दिन, अभिमन्यु, दुर्योधन, वो लोग मारे गए और हम लोग तुम्हारा बुरी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं और जब तुम आओगे उस दिन हमारा पोंगल होगा, हमारी दिवाली होगी। एंड कर्नन रीचेस द विलेज और जो वो इनकम्प्लीट ड्राइंग थी जिस पर धड़ नहीं था
उस पे यमन का चेहरा ड्रॉ किया गया है। आई डोंट नो ओरिजिनली किसका चेहरा ड्रॉ किया जाने वाला था, बस वहाँ पर एक मेंशन था कि हमारे लीडर का चेहरा ड्रॉ किया जाना है। तो आई डोंट नो वो यमन की ही बात कर रहे थे या किसी और के बारे में। तो यमन वहाँ पर कर्नन उस गांव में जाता है और यमन की वो तस्वीर देखकर उसकी आंखें भर आती है और एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग। और जो बूढ़ी दादी होती है वो उसे आकर कहती है कि बेटा अब नहीं रोना है, हमने बहुत रो लिया है, अब हंसने का वक्त है, यहाँ से आगे हमारे गांव का कोई इंसान कभी नहीं रोएगा एंड लेट्स डांस शी सेज। और ढोल वगैरह बजने लगते हैं और दिस वॉज द मोमेंट एक्चुअली विच वेयर आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज जैसे म्यूज़िक बजने लगता है और वो बुढ़िया उसे डांस कराने की कोशिश करने लगती है एंड कर्नन काफ़ी रिलक्टेंटली डांस करने को शुरुआत कर देता है, बट इट वॉजेंट अ हैप्पी डांस। ये वो वाला धनुष का डांस नहीं था जिसके लिए वो फेमस है, ये कुछ अलग था। ये बहुत मेलंकोलिक फील था यहाँ पर उसके डांस को, और वो किसी तरह से अपने दुख को चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा है इस डांस के थ्रू। एंड जो उसके एक्सप्रेशंस थे, माइंड ब्लोइंग एक्टिंग बाय द वे बाय धनुष हियर, या पूरी फिल्म में ही। बट ये सीन जो है पूरी फिल्म का वो सार है कि आई डेंट फील हैप्पी, आई डेंट फील अपलिफ्टेड। यस, सब कुछ ठीक हो गया, बट एट व्हाट कॉस्ट। एंड इट शोज इन द एक्शंस ऑफ कर्नन इन द फाइनल शॉट्स ऑफ द फिल्म, क्योंकि वो एन्जॉय नहीं कर पाता है इस मोमेंट को जिसका उसने बहुत बेसब्री से शायद इंतज़ार किया होगा कि किस दिन सब ठीक होगा। एंड व्हेन इट फाइनली हैपन्स इट डॉन्स ऑन हिम कि कितनी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी इतनी बेसिक चीज़ के लिए, एक बस स्टैंड के लिए, इतनी बेसिक राइट्स के लिए कि उनके बच्चे वहाँ से बाहर जा सके और पढ़ सके, इतनी बेसिक चीज़ के लिए। लाइक हम लोग जो है मिडिल क्लास के लोग, हम आज कूलर से एसी की तरफ की जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, और ये लोग जो है बेसिकली इनके पास फ़ैन भी नहीं है, फ़ैन छोड़ो इनके पास इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है। हमें किस चीज़ की मस्ती है। एंड आई फेल्ट कम्प्लीटली हेल्पलेस एंड होपलेस इन दैट मोमेंट कि ये still I'm not able to articulate what exactly I felt, and I think ये इंटेंटेड इफेक्ट था बाय द डायरेक्टर कि वो इसे एक हैप्पी नोट पर नहीं छोड़ना चाह रहे थे। ही वांटेड द ऑडियंस टू थिंक अबाउट इट कि क्या ये सब होना ज़रूरी था, या डिड द पीपल डिज़र्व दिस काइंड ऑफ बीटिंग जस्ट बिकॉज दे कम फ्रॉम अ बैकवर्ड कम्युनिटी। और शायद हमें अपने आप को इस जगह पर रख के सोचने की ज़रूरत है। जो लोग कास्टिज़म प्रैक्टिस करते हैं, सटल ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हर कोई कर रहा है। और व्हेन दैट सीन हैपन्स, जब वो डांस वाला, इट वाज एन आई ओपनर। इतना हार्ट ब्रेकिंग सीन आई थिंक शायद ही मैंने एक्सपीरियंस किया था मेरे लाइफ में। एंड कर्नन इज़ ट्राइंग टू गेट अ होल्ड ऑफ हिज सेंसेस। वो अपना फ्रस्ट्रेशन चैनल करने की कोशिश करता है इस डांस के थ्रू, और जब फाइनली वो गांव की औरतों को डांस करते हुए देखता है, वो अपनी बहन को डांस करते हुए देखता है, वो उसकी हीरोइन को डांस करते हुए देखता है, और कई सारी औरतें हैं उस गांव के जो लोग हैं, जब वो खुश होकर डांस करने लगते हैं, अंदर आते हैं डांस में, तब जाकर उसके चेहरे पर फाइनली एक वो स्माइल आती है, खुशी वाली। एंड जस्ट अमेजिंग क्लाइमैक्स इट वॉज मैन, लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये सीन। और एट द एंड उसकी बहन जो होती है वो उस पर्वत से उठकर वो खड़ी होती है एंड शी स्टार्ट्स अपलॉडिंग द एक्ट ऑफ हेरोइज्म बाय कर्नन। वो तालियां बजाती है एंड वहाँ पर टाइटल कार्ड आता है एंड में कि फ्रॉम मारी सेल्वराज, और वो तालियां बजाती है एंड शी डिसइंटीग्रेट्स इनटू थिन एयर बिकॉज उसका बदला जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, उसे जस्टिस मिल चुका होता है। और इतनी पोएटिक, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी हार्ट ब्रेकिंग तरीके की एंडिंग की है इस फिल्म की कि ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है।
I don't know what to say actually. I'm at a loss of words. I have been for a week now. बट ऑल आई कैन सी इज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म है. और जिस तरह से मारी सेल्वराज ने इसे लिखा है, या कर्णन ने जितनी धनुष ने जिस पावर से इस फिल्म को कैरी किया है अपने कंधों पर, इट इज़ जस्ट अमेजिंग. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कर्णन इज़ जस्ट अमेजिंग फिल्म. लाइक इस तरह की फिल्म मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं की है. कास्टिज़म पे आई एम श्योर काफ़ी सारी फिल्में बनी है, बहुत सारी मैंने देखी हुई भी है, बट जो इफ़ेक्ट कर्णन ने क्रिएट किया है मेरे ऊपर, इट इज़ अनपैरेलल टू एनीथिंग आई हैव एवर सीन टिल डेट. सो आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू चेक दिस फिल्म आउट. इतने खूबसूरत तरीके से लिखी गई है, शूट की गई है, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही उम्दा है इस फिल्म की. जो गाने हैं, सभी गाने एक से बढ़कर एक है, और जो बैकग्राउंड स्कोर है, सबकी एक्टिंग जो है, और जो थॉट ये फिल्म कन्वे करने की कोशिश कर रही है, इट्स ऑल जस्ट अमेजिंग. एंड मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए इस फिल्म के बारे में. इट्स जस्ट अमेजिंग एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू वॉच दिस फिल्म एंड टेक इट इन. इसके बारे में सोचे, इस फिल्म को देख के इसे प्रोसेस करने की कोशिश करें. एक इंसान की तौर पे आपको अंदर से बाहर तक बदल देगी कर्णन. एंड आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू से. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. Thank you so much for listening to this podcast. I am Pawan, signing out.